नमस्कार दोस्तों, मैं के यादव आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड पेपर्स क्लास 10 मैथ्स 2020 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी खंड कीजिए पार्ट का सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आंसर। सबसे पहले माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि इसको हम मान लेंगे कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी सह अभाज्य संख्याएं ए और बी जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि करने में 3 बराबर ए बट्टे बी हो। चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए बट्टे बी एक परिमेय संख्या होगी। अतः करनी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि यहाँ पर ध्यान दें कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए बट्टे बी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर करनी में 3 के बराबर ए बट्टे बी दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर ए बट्टे बी एक परिमेय संख्या है तब करनी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। आगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि करनी में 3 एक
अपरिमेय संख्या है, और यही जो है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताते चलें, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य को प्राइम, सह अभाज्य को को प्राइम हम कहते हैं। आगे सह अभाज्य संख्या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन एक यानी कि वन हो तो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ है कि सह अभाज्य संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन वन हो तो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 3 3 4 4 5। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अगर हम कहें कि उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, तो इनमें जो है कॉमन केवल वन है। इसमें भी वन कॉमन है, इसमें भी वन है, और इसमें भी वन है। तो जब दो संख्याओं में कॉमन केवल वन होता है तब वे संख्याएं जो हैं सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ख। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है। यदि बिंदु 2-5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक रेखा ऐसे है, वो ऐसे हमने मान लिया है, और ये रेखा है PQ और इसका मध्य बिंदु है, ये हमने यहाँ जो है लिया, ये मध्य बिंदु है, और इसके जो निर्देशांक है वो दिए हुए हैं, वो हमारे पास हैं 2 और यहाँ पर है -5। चूँकि यहाँ पर जो बिंदु है और यहाँ पर जो बिंदु है, जो ये पॉइंट होता है, उसके जो निर्देशांक होते हैं वे होते हैं x1 y1। तो यहाँ पर x1 y1 है यानी xy होते हैं, और यहाँ पर जो है x2 और ये y2 है। इस प्रकार से जो है, तो यहाँ पर जब मध्यबिंदु हम निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2 और बराबर आया है यहाँ पर है 2। इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है -5। अगले स्टेप में यहाँ पर x1
प्लस x2 और 2 दूना 4 और यहाँ पर y1 प्लस y2 बराबर माइनस 5 दूनी 10। तो यहाँ पर अभी ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, ये देखिए ग्राफ है, हमने ये बनाया है, ये इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाया है। और यहाँ पर चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि रेखा वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्लियर हो गया है कि जो ये रेखा है, यह रेखा जो है वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पर होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव, तो इसे हम लिखते हैं एक्स डैश और इसे हम लिखते हैं वाई डैश, ठीक है। और ये हमारा होता है मूल बिंदु 0 0। तो यहाँ पर देखिए जब रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, जब रेखा एक्स अक्ष को काटेगी तो y का मान यहाँ पर 0 होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूले में, इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1, जब रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तब y का मान 0 यानी कि 0 होगा। नंबर 2, जब रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तब x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा। और यहाँ पर आइए देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास है x1 प्लस x2 और यहाँ पे बराबर है 4, यानी कि तो इसमें से x1 0 होगा, कि तो इसमें x2 0 होगा और एक का मान इसमें जो है कि 4 होगा। चूँकि यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि जब ये रेखा इसको ऐसे क्रॉस करेगी तो यहाँ पर जो है y का मान 0 होगा और यहाँ पर जो है x का मान 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब इसमें यहाँ पर आते हैं हम कि x का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे y1 प्लस y2 जब हम लेंगे तो यहाँ पर -10, यानी कि तो y1 0 होगा या y2 0 होगा। तो इसमें से एक जो है वह जो है -10 होगा, -10 यानी कि ये जो है -10 यानी कि नीचे आएगा। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ है ये 10, ये y का जो मान 10 है यहाँ पर है। और यहाँ पर जो प्लस पॉजिटिव, चूंकि हमने कहा है कि प्लस का 4 है यहाँ पे x का मान, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि जो रेखा है वो यहाँ से जो है ऐसे जो है वो जो, तो ये जो रेखा है वह ये यहाँ से जो है गुजर रही है इस प्रकार ऐसे। ये आपने भी देखा जो है, क्योंकि हमने इसको हाथ से बनाया, आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधी रेखा ये बनेगी। तो यहाँ पर जब ये क्रॉस करेगी तो यहाँ पर चूंकि ये बिंदु जो यहाँ पर x कितना है 4 है, x कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट हो गया 4 और ये हो गया 0, यानी कि 4 0। और यहाँ पर चूंकि x का जो मान है वो 0 होता है और y का जो मान है वो -10 है, तो यहाँ पे हो गया 0 -10। तो इसे हम नाम जो है दे सकते हैं, या तो हम p यहाँ करें या तो हम p यहाँ करें, कोई से फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम यहाँ करते हैं तो ये PQ, तो इसे हम लिख सकते हैं रेखा, चूंकि जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है यदि 2 - 5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये जो P है और ये जो Q है इसी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो ये निर्देशांक जो है क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आइए, रेखा
P तथा Q के निर्देशांक। तो यहाँ पर P हमारे पास पॉइंट है, ध्यान दें यहाँ पे 0 - 10 और Q हमारे पास है 4 0 और यही जो हमारा राइट आंसर है। और अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पार्ट घ, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए सेक B+C/2 बराबर कोसेक A/2 आंसर। तो यहाँ पर चूंकि ये दिया हुआ है कि त्रिभुज हमारे पास है ABC और उसमें हमें सिद्ध करना है। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तब A + B+C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ABC ये जो है त्रिभुज के तीनों कोण हैं और तीनों कोणों का जो जोड़ है वह 180 डिग्री हमने यहाँ पर बताया है। आगे अब B+C यहीं रहने देंगे हम और 180 - A का हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है B+C के स्थान पर हो गया 180 - A। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सेक B+C/2 और बराबर है कॉसेक A/2। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड LHS = सेक B+C/2 और ये ब्रैकेट हो गया बड़ा। तो यहाँ पर ध्यान दें B+C के स्थान पर हम रख सकते हैं 180 - A, यानी कि B+C के स्थान पर हो जाएगा 180 - A और इसे हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक 180 - A/2 ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हमने ये किया है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं यहीं पर जो है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक 180/2 - A/2 कर देंगे हम। अगले स्टेप में सेक 2 से भाग देंगे 180 में तो आ जाएगा 90 - A/2 और यहाँ पर सूत्र होता है सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर सूत्र में लिखता हूं चूंकि सेक 90 - थीटा = कोसेक थीटा, इसी सूत्र का हम इस पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कोसेक A/2 और यही हमारा जो है राइट हैंड साइड है और ये प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4 सभी खंड कीजिए। तो इसमें है पहले क, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर पहला है 31/2² गुणा 5³ और दूसरा है 33/50। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले 1 और यहाँ पर है 31/2² और गुणा में 5³ तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जो यहाँ पर परिमेय संख्या है इसका जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू में
5 की पावर m, इंटू का मतलब यहाँ पर गुणा होता है 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के प्रकार का है, यहीं पर लिख देते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर n और गुणा में 5 की पावर m के प्रकार का है, इसलिए परिमेय संख्या इकतीस बटे 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। तो इसका एक आंसर हो चुका है, शांत होगा। आगे अब इसी को हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो यहां पर दशमलव रूप, तो पहले इसे हम लिख लेते हैं 31 बटे 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 31 बटे 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 3, और इसमें हम क्या करेंगे कि अंश और हर में हम 2 से जो है गुणा कर देंगे। तो अगले स्टेप में 31 गुणा 2 बटे में यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा और गुणे में 5 की पावर 3। अगले स्टेप में 31 गुणा 2 और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 3, यानी इकट्ठा हो जाएगा, जॉइंट पावर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा पावर 3 यानी क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 2 3 6। अंश का हम इस प्रकार से जो है, जो यहाँ पर 31 गुणे 2 है इसको हम गुणा कर लेंगे बटे, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ पर 62 बटे 1000, 62 बटे 1000। तो यहाँ पर दशमलव लगाने का एक सिंपल तरीका है, चूंकि यहाँ पर एक के बाद 1 2 3 यानी कि 3 जीरो है, तो यहाँ पर अंश में 3 अंक यानी कि 1 2 3 3 अंक के जो है पहले जो है यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर जो दशमलव लगाएंगे कैसे 0.062, यानी कि 3 अंक के पहले, 3 अंक के पहले आपको यहाँ दशमलव लगाना है। तो 2 6 और 1 0 आप लगाएंगे तब जो है 3 अंक होगा, तब दशमलव लगाएंगे तब जो है 0, यानी कि 0.062 यही इसका आंसर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी और है, और यहाँ पर सेकंड हमारे पास है 33 बटे 50, 33 बटे 50। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 33 बटे और 50 का हम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर ये 50 2 से हम भाग देंगे, आ जाएगा 25, फिर हम 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, और फिर 5 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे गुणनखंड हो गए इसके 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 50 के ये गुणनखंड है। अगले स्टेप में 33 बटे 2 गुणा और ये 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m के प्रकार का है, इसलिए परिमेय संख्या तैंतीस बटे 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यही इसका एक आंसर आ चुका है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से जो है अब हम इसका दशमलव रूप निकालेंगे जो है, तो यहाँ पर दशमलव
33/50 दशमलव रूप 33/50 इज इक्वल टू, और यहाँ पर है ये 33/2 गुणा 5 गुणा 5, इसका गुणनखंड है, हर का भाज्य गुणनखंड है। आगे 33/2 गुणा 5 गुणा 5, और इसे हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से हम जो है गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अगले स्टेप में 33 गुणा 2 बटे में हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अगले स्टेप में 2 3 6 2 3 6, इसको हम गुणा करेंगे 2 का 33 में, तो 66 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। अगले स्टेप में 66 बटे, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 गुणा 5 कर देंगे, और इसकी पावर जो है 2 हो जाएगी, जॉइंट पावर। अगले स्टेप में 66 बटे 5 दूनी 10, यानी कि 10 की पावर 2। अगले स्टेप में यहाँ पर 66 बटे और 10 गुणा 10, यानी कि हो गया 66 बटे 100। चूंकि यहाँ पर हर में 2 शून्य है, इसलिए अंश में जो है 2 अंक के पहले जो है दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर हो गया 0.66, यही इसका जो है दशमलव रूप है, और ये जो है इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हम लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4ख, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0 0 2 0 और 0 3 है। तो यहाँ पर आंसर में सबसे पहले हम त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 0, और यहाँ पर है 2 0, और यहाँ पर है 0 3। तो चूंकि यहाँ पर जो त्रिभुज के शीर्ष, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। मान लीजिए ये हमने त्रिभुज बनाया है, तो इसको यदि हम नाम देते हैं ABC, तो ये है त्रिभुज ABC, और ये जो होता है ये है शीर्ष, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, शीर्ष जो है। आइए अब यहाँ पर चूंकि ये जो पॉइंट होते हैं, जो ये निर्देशांक होते हैं, जो ये बिंदु होते हैं, ये एक्स वाई के रूप में होते हैं, यानी कि इसका एक बिंदु जो होता है, यानी ये जो पहला इसमें जो पद है, यानी जो 0 है यहाँ पे पहला पद, यह एक्स निर्देशांक है, और जो ये बाद में 0 है यह जो है वाई निर्देशांक है। आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सूत्र हम लगा देते हैं, ये जो चिन्ह है यह त्रिभुज को दर्शाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे हम लिख रहे हैं, या यहीं लिख दें, बराबर 1/2, और ये ब्रैकेट हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है, फार्मूला आप याद कर लेंगे, x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, और यहाँ पे प्लस में x2, और यहाँ पे y3 माइनस जो है y1 ब्रैकेट, और यहाँ पे नीचे हम लिख रहे हैं प्लस, और यहाँ पे x3, और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। तो इसी पर जो है ये हमारी जो है x1 y1, और यहाँ पर है x2 y2, और यहाँ पर है x3 y3, इसे हम लिख देते हैं x1 y1 याद के लिए, x2 और ये y2, और ये x3 और ये y3। अब इनके जो मान हैं इनको उठाकर हम इस पे जो है रख देंगे। ये देखते हैं 1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट x1, तो x1 हमारा यहाँ पर है 0, और ये ब्रैकेट y2 हमारा यहाँ पर 0 माइनस y3 यहाँ पर 3 है, प्लस x2 कितना है 2 ब्रैकेट, और y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3। अब x3 कितना है 0 ब्रैकेट में यहाँ पर है y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0
तो इस प्रकार हमने ये मान जो है इसमें रख दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हल कर लेंगे कैसे, आइए देखते हैं। 1/2, तो ये जो होगा ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में से 3 जब घटेगा तो -3 बचेगा, और -3 के गुणा हम जीरो में करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 3 6 प्लस। अब यहाँ पर आइए, जब जीरो की गुणा हम जीरो में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये ब्रैकेट अगले स्टेप में 1/2 गुणा 6 तो 2 3 6 यानी आ गया, इसका आंसर आ गया 3। और इसे हम लिखेंगे वर्ग मात्रक, चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल जो होता है उसका जो होता है मात्रक, वह जो है वर्ग मात्रक में लिखा जाता है, और यही जो है इसका राइट आंसर है, 3 वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ग, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर 2 समीकरण हमें दिए हुए हैं, 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आंसर सबसे पहले, और दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो 4x प्लस में py प्लस में 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर है 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में हम a1 4, और ये b1 यहाँ पर b1 हो जाएगा, b1 यहाँ पर है p, और ये c1 8। इसी प्रकार समीकरण 2 में a2 2, b2 2, c2 2, यहाँ से c2 यहाँ हो गया 2, और b2 जो है यहाँ हो गया 2, और यहाँ पे a2 जो है यहाँ पे हो गया 2। आगे यहाँ पर चूंकि इसका एक फार्मूला होता है, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 का यहाँ से जो मान जो वैल्यू है ये उठाकर इस पे हम रख देंगे। तो यहाँ पर a1 हमारे पास है 4, और a2 यहाँ पर है 2, तो 4/2 इज नॉट इक्वल टू b1 यहाँ पर है p, और b2 यहाँ पर है 2। जब हम 3 गुणा 2 का करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 गुणा 2/2, और इज नॉट इक्वल टू p, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम पक्षांतर करेंगे तो p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि यही जो इसका मान है, और यही जो इसका राइट आंसर है। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट घ, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें माध्य का ज्ञात करना है, जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारणी यानी टेबल ये दी हुई है, वर्ग अंतराल है, और नीचे है बारंबारता। तो यहाँ पर 10 से 25, और यहाँ पे बारंबारता 3, और 25 से 40 बारंबारता 10, 40 से 55 बारंबारता 20, और 55 से 70 बारंबारता 13, और 70 से 85 बारंबारता 4। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम इस प्रकार से सारणी जो है बना लेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसके बाद जो संचयी बारंबारता जिसे हम कंपाउंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे। वर्ग अंतराल हमारा था 10 से 25, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 से 25, और इसकी बारंबारता थी 3, फिर 25 से 40, और बारंबारता है 10, 40 से 55, और बारंबारता है इसकी 20, 55 से 70, और बारंबारता है 13, 70 से 85, और बारंबारता है 4। तो इस प्रकार जो है सारणी में हमें ये प्रश्न में ये दिया हुआ था, ऐसे जो हमने इसको सीधा किया है।
अब हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 है इसको हम ये 3 यहाँ पे लिख देंगे और ये 10 हम 3 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। ये 10 के सामने हम लिखेंगे 13। इस प्रकार 13 में हम ये 20 जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33 और 33 में हम जब 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 46। 46 में हम 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 50 और ऐसे हम लाइन खींच देंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा n बराबर ये भी 50 आएगा जो है ये और ये बराबर आना चाहिए और इन दोनों को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे n यानी कि n/2 और बराबर हमारा है ये 50। 2 से हम भाग देंगे आ जाएगा ये 25वां पद। क्या आ जाएगा ये 25वां पद, जिसकी संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, इसलिए चालीस से 55 माध्यिका वर्ग हुआ। तो यहाँ पर एक विशेष बात और है कि आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये 50/2 करने पर हम ये 25वां पद का मान यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संचयी बारंबारता में और ये हम मान लेंगे कि 25 कोई रोल नंबर है। मान लीजिए हम क्लास में परीक्षा देने गए हैं तो 25 हमारा रोल नंबर है। मान लीजिए हम क्लास में परीक्षा देने गए हैं स्कूल में तो 25 हमारा रोल नंबर है। तो हमको ये बैठना कैसे है, यहाँ ध्यान दें कि 1 से रोल नंबर 3 तक जो है इस लाइन में है और यहाँ पर रोल नंबर 4 से 13 तक इस लाइन में है और 14 से रोल नंबर 33 तक इस लाइन में है। तो यानी कि ये रोल नंबर 14 से और रोल नंबर 33 के बीच में जो है 25 आता है, यानी कि ये इस लाइन में है। ये 40-55 जो हमने आपको अभी बताया कि वर्ग माध्यक होगा। तो यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं एफ है, यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी छोटा एफ और ये ठीक इसके सामने जो है ये इसे हम बड़े एफ से दिखाएंगे जो है। और ये जो हमारा 40 है ये हमारा है L1 और ये हमारा है L2। तो इतना ही क्लियर हुआ है। अब इसके आगे अब हम यहाँ लिख लेंगे कि L1 बराबर 40 जो हमने आपको अभी लिखा है ऊपर, और यहाँ पर जो है L2 हमारा आया है 55, यहाँ क्लियर है। और यहाँ पर जो है F यानी कि छोटा F यहाँ पर हमारा आया है 20 और बड़ा F हमारा है यहाँ पर ये देखिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी के ठीक इसके ऊपर 13 और यहाँ पर जो है n/2 अभी हमने ऊपर निकाला है ये 25। तो यहाँ पर अब हमें निकालना होगा माध्यक। क्या निकालना होगा? माध्यक, जिसे हम अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं और इसे पहले माध्यिका के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 और बटे में ये छोटा f, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे और फिर ब्रैकेट n/2 माइनस बड़ा f। तो ये सूत्र है, इसी सूत्र पर जो है इन सबको हम रख देंगे तो माध्यक हमारा निकल जाएगा। तो L1 हमारा था 40 प्लस ब्रैकेट L2 यानी कि 55 और L1 यानी कि 40, 55 में से 40 घट जाएगा बटे f हमारा है 20 छोटा f और ब्रैकेट यहाँ पे गुणा n/2 हमने यहाँ पे 25 माइनस बड़ा f कितना है 13 और इस प्रकार अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे, गणना करेंगे। तो ये 40 और प्लस में अब यहाँ पर 55 में से जब 40 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 15 बटे 20 और गुणा में ये 25 में से जब ये 13 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अगले स्टेप में 40 प्लस 15 बटे 20 और ये गुणा में 12। अब ये जो है 4 पंजे 20 और 4 3 12
और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15, इस प्रकार ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 40 प्लस में 3 गुणे 3, अगले स्टेप में 40 प्लस में 3 त्रिक 9, तो इसको हम जोड़ देंगे, 40 प्लस 9 हो जाएगा 49, हो जाएगा 49। तो यहाँ पर मध्य का आया है 49 यानी कि 49, और यही जो है करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।